कोई भी कभी भी टॉपर बन सकता है। मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि जैसे सिमोन डी ब्यूवो का एक स्टेटमेंट है, वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम्स वुमेन। तो मैं यही रिपीट करती हूँ, वन इज नॉट बॉर्न टॉपर, दे बिकम टॉपर। सफलता की यही कुछ कुंजियां हैं, हार्ड वर्क है, आपका कमिटमेंट है, आपका जो फोकस्ड रहना है, और कुछ करने की जो इच्छा है, दैट मोटिवेशन, द विल फॉर रिकॉग्निशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप हारे नहीं हैं, तब तक आप जब तक लड़ना बंद नहीं करते, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप फेल हुए हैं। इस सेगमेंट का नाम है व्यक्ति विशेष, जिसमें हम बात करते हैं कुछ बहुत ही खास लोगों से। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हर मामले में खास हैं। हमारे साथ हैं एक मेंटोर, एक मोटिवेटर, एक ओरेटर और सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स की फ्रंट फिलोसफर और गाइड। जी हाँ, हमारे साथ आज हैं शुभ्रा रंजन मैम, जो कि शुभ्रा रंजन आईएएस एकेडमी की फाउंडर है और उसके पीछे की फोर्स और स्ट्रेंथ भी हैं। मैम, टॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for inviting me, Shishir. Thanks a lot, and I am really elated to be here. थैंक यू मैम। सो शुरू में सबसे पहले मैम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने हिस्ट्री को फिर से रिपीट करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आपकी दूसरी बार आपकी क्लासरूम स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से यूपीएससी द्वारा संचालित सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को टॉप किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बार ऐसा हो रहा है, पहले 2016 में टीना डाबी, आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। अब आपकी दूसरी स्टूडेंट इशिता किशोर ने फिर से हिस्ट्री रिपीट की है। तो सबसे पहले बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक आई एम ऑन द सेवेंथ हेवन, आप कह सकते हैं। एक टीचर के रूप में, प्रोफेशन में, शायद जहां मुझे पहुंचना चाहिए, आई थिंक वहां मैं पहुंच गई हूँ। और भगवान की कृपा है कि ये जो फीलिंग और एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे 2 बार करने का मौका दिया। तो मुझे लगता है आई एम द चूजन वन अमंग द वेरी फ्यू एंड आई बिलीव लाइक दिस इज रियली अ गॉड्स ग्रेस। और शायद इससे ज्यादा बेहतर एक टीचर के रूप में मेरे लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। जी मैम। मैम, कोचिंग इंडस्ट्री को जब हम देखते हैं तो हम फील करते हैं कि कहीं ना कहीं दशकों तक ये एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है। इसमें जो भी बड़े नाम थे वो मेल थे, पुरुष थे। ऐसे में आपने कोचिंग इंडस्ट्री में प्रवेश किया और यू ब्रोक थ्रू ग्लास सीलिंग लाइक एनीथिंग। आपने एक बहुत बड़ा नाम बनाया, न सिर्फ एक टीचर के रूप में, बल्कि आपको आपके स्टूडेंट एज अ फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी के रूप में भी देखते हैं। आप थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप कैसे इस प्रोफेशन में आई। इस प्रोफेशन में आई क्योंकि मुझे टीचिंग का शुरू से ही शौक था। मैं कह सकती हूँ कि आप बचपन से मान सकते हैं। और इसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी की, तो ऑफ कोर्स एक ड्रीम था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। पर कुछ इंस्टीट्यूशनल रीजंस आप मान सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस मान सकते हैं कि वो संभव नहीं हो सका। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड है, ये चैलेंजिंग भी है, मजा भी आएगा। हालांकि मैंने यूनिवर्सिटी में कई बार पढ़ाया भी है, बट इस फील्ड में जो चैलेंजेस हैं और खुद को प्रूव करने का जो एक स्कोप है, वो शायद वहां पर मुझे उतना नहीं मिलता। जी तो मैंने इस फील्ड में आए, और ऑब्वियसली एज अ वुमेन हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आप कह सकते हैं कि एक वुमेन के लिए, आप, आई विल नॉट से कि कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात है, बट इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको घर और प्रोफेशन दोनों को मैनेज करना होता है, और अपने आप को एक प्रूफ भी करना होता है। मुझे लगता है कि जो मेन होते हैं उनके साथ कुछ जो इस तरीके के प्रेशर्स होते हैं, अगर उनके पास प्रेशर होते हैं तो वो केवल प्रोफेशनल प्रेशर्स होते हैं, लेकिन वुमेन के लिए केवल प्रोफेशनल प्रेशर नहीं होता है। तो चैलेंजिंग है, लेकिन कुछ चैलेंजिंग काम करने में ही मजा है, और उसका जो अचीवमेंट होता है वो अपने आप में ही, आई थिंक, वर्थ इट होता है। तो आई हैव नो रिग्रेट्स, एंड आई बिलीव कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो चीजें आपका साथ देती हैं, आप वहां जरूर पहुंचते हैं जो आप करना चाहते हैं।
जी मैम। मैम, इस साल का रिजल्ट जो है वो बहुत खास है, क्योंकि टॉपर तो एक लड़की हैं, एक महिला हैं। उसके अलावा टॉप 4 रैंकर्स भी वुमेन हैं। इसके अलावा टॉप 10 में से 6 कैंडिडेट्स जो हैं वो लड़कियां हैं। ये आपको रिजल्ट देख के, एज समवन हु broke the glass ceiling, came into a coaching industry, mentored so many students, तो जब आप इस तरह से लड़कियों की अचीवमेंट को देखती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? ये बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब एक लड़की कोई आगे जाती है तो उसका एक बहुत सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ता है। एंड आई थिंक कि ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक स्टेप माना जा सकता है। और मैं कहती हूँ कि मतलब यूपीएससी इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन टू दैट। क्योंकि अगर आपके गांव से एक बच्ची आगे जाती है तो स्टडीज भी ये चीज शो करती हैं कि पेरेंट्स जो वुमेन है या गर्ल चाइल्ड है उसके प्रति उनका नजरिया बदलता है, उनके एजुकेशन में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये अपने आप में इसका एक जो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उनका एक पर्सनल अचीवमेंट तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इसका सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस है जो हम लोग हर साल महसूस करते हैं। और मैं तो यही चाहूंगी कि केवल वुमेन ही नहीं, आगे जा करके मेन वुमेन ट्रांसजेंडर्स सब लोग सब मतलब ये एक ऐसा मीडियम होना चाहिए कि वो सभी को मौका दे और हमारा सिस्टम इंक्लूसिव बने, और इस तरीके के जो जेंडर मिथ्स हैं या डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो हटे। तो आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल थिंग। मैम, आपने बहुत सुंदर बात बोली कि सभी लोग, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी लोग इसको एक माध्यम बनाए। सभी को आगे आना चाहिए, सभी वर्ग के, सभी जाति के। तो ऐसा आपने होना मतलब आई थिंक ये बहुत अच्छा हमारे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी स्टेट की भी तो ऐसी ही जी। फिलॉसफी है। और जो भी इस तरीके की स्टेट की संस्थाएं हैं जी। उनके थ्रू अगर ऐसा किया जाता है तो एक तरीके से व्यवस्था में भी हमारा विश्वास बनता है जी। कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ढंग से हर लेवल पर भी इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं, वो हम लोग जैसे लोगों के लिए बहुत इनकरेजिंग है। जी मैम। मैम, अब थोड़ी एकेडमिक की बातें करते हैं। तो हमने देखा कि इस बार की जो टॉपर हैं वो एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने पढ़ाई की है। फिर भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को एज एन ऑप्शनल, एज एन विकल्प लिया अपने सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही सॉर्ट आफ्टर, एक बहुत ही ऑप्शनल बन के उभर रहा है पिछले कुछ सालों में। आप इसके पीछे की वजह क्या देखती हैं, ये जो पॉलिटिकल साइंस के लिए क्रेज है? आप कह सकते हैं कि एक वजह मैं भी हूँ। जी मैम। शायद मैं हम्बल फिर भी होना चाहूंगी। एक समय था कि लोग पॉलिटिकल साइंस से डरते थे, लेकिन आज वो नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ना केवल सिविल सर्विसेज में वरन मैं देखती हूँ कि यूनिवर्सिटीज में भी बच्चों का फर्स्ट चॉइस बन चुका है। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत गर्व है कि मैं इस विषय के साथ जुड़ी हूँ। इस विषय ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और अगर इस विषय के प्रति मैंने कुछ योगदान दिया है तो मैं इसे अपना एक सौभाग्य भी मानती हूँ। और जहां तक है कि पॉलिटिकल साइंस एक वैकल्पिक विषय के रूप में, तो मैं कई इसकी कई खूबियां हैं। अगर आप बहुत बेसिक स्तर पे बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और जनरल स्टडीज का सिलेबस जो है वो जी। बहुत ओवरलैपिंग है। दूसरी बात करें तो ये है कि इसमें मार्गदर्शन है, इसमें नोट्स अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, मैं जब पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो भी वो पढ़ते हैं उसका उनकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट जी। पड़ता है। मैंने खुद अपनी पर्सनालिटी पर उस सब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस महसूस किया है, और मैं यही कहूंगी कि पॉलिटिकल साइंस ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, मास्टर साइंस माना जाता है। तो साथ ही साथ अगर उनका परफॉर्मेंस इन राइटिंग एंड अदर चीजें अच्छा होता है, लेकिन अल्टीमेटली एक माइंड सेट को, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में आप एक तरीके से फिलॉसफी पढ़ते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आपके ऊपर एक कंपल्शन हो जाता है
कि आप करंट अफेयर्स को लेकर के काफी अपडेटेड रहें। जी तो वो चैलेंज आपको एक कैपेसिटी बिल्डिंग देता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जिनको आज भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके विचारों से आप अवगत होते हैं। और एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति वही है जो उस जिस तरीके के विचार उसके सामने आते हैं उनसे वो जो सीखता है। तो ये भी एक रीजन मैं कहूंगी कि पॉलिटिकल साइंस इज ऑलवेज अ वेरी वाइज चॉइस। और वैसे भी जब आप सिस्टम में जा रहे हैं, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन और इन चीजों की समझ गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट करती है। तो इवन जनरल स्टडीज में पॉलिटी गवर्नेंस अपने आप में एक पूरा पेपर है। जी आप एथिक्स में देखें, आप एसे में देखें, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कंबाइन कर दिए जाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक पेपर है, लेकिन फोकस जो है वो इस पे बहुत ज्यादा है। जी मैम, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके कुछ स्टूडेंट्स से जिनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि बहुत से केसेस में जब उन्होंने सिविल सर्विस नहीं भी क्लियर किया, तो आपके पढ़ाई द्वारा जाने के बाद से पॉलिटिकल साइंस में उनकी रुचि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में आगे जाके एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। तो कहीं ना कहीं मैम हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के बढ़ने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, निश्चित रूप से है। मैम, मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि आपने साल दर साल, बहुत सालों से, एक दशक से ऊपर के समय से, अब लगभग 1.5-2 दशक होने जा रहे हैं, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रूम किया है, पढ़ाया है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहे हैं, ना केवल फर्स्ट रैंकर्स, बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स हासिल किए हैं। तो आप ये जो टॉपर्स होते हैं, जो इनको हम टॉपर्स की ब्रीड कहते हैं, आप इनको देखती हैं तो आपको इनमें खास क्या दिखता है? देखिए, खास तो पहली बात तो है कि जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, मुझे लगता है कि सभी काफी अच्छे होते हैं। जी जी क्योंकि सिविल सर्विसेज के कंपटीशन में जाने का निर्णय लेना, ये भी अपने आप में इतना आसान निर्णय नहीं होता है। जी आप अपने करियर के ऐसे चरण पे होते हैं जिसमें आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं। आप इंजीनियर हैं तो आप जी एमएनसीज ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन जनरल वो अपने आप में एक सिलेक्टेड लॉट होता है। अब टॉपर कौन है तो एग्जाम के बाद ही पता चलता है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीजें मैटर करती हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं यही मानती हूँ कि कोई भी कभी भी टॉपर बन सकता है। मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि जैसे सिमोन डी ब्यूवो का एक स्टेटमेंट है, वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम्स वुमेन। तो मैं यही रिपीट करती हूँ, वन इज नॉट बॉर्न टॉपर, दे बिकम टॉपर। फाइन। तो अगर आप चाहेंगे तो आप टॉपर बनेंगे। आपको क्या करना है, आपको चीजों को समझना है कि हमारी चुनौतियां क्या हैं, आप उस चुनौतियों को कैसे ओवरकम करें। और टॉपर बनना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चीजों को एकाग्रता से, डिटर्मिनेशन है, परसिवरेंस है, आप उस चीज में उस चीज का आपके अंदर जुनून है, तो मतलब सिविल सर्विसेज के आप इससे भी बहुत आगे जा सकते हैं। जी और किसी भी क्षेत्र में मुझे लगता है कि सफलता की यही कुछ कुंजियां हैं। हार्ड वर्क है, आपका कमिटमेंट है, आपका जो फोकस्ड रहना है, और कुछ करने की जो इच्छा है, दैट मोटिवेशन, द जी विल फॉर रिकॉग्निशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो अनुमान ऐसा होता है कि सक्सेस स्टोरीज तो हमेशा डिफाइन की जाती हैं, उनके बारे में बातें की जाती हैं, पर जो लोग, इफ आई मे यूज द वर्ड, फेल हो जाते हैं, उनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कुछ बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट, कमिटेड स्टूडेंट्स इंटरव्यू स्टेज तक 2 बार, 3 बार, 4 बार पहुंचते हैं, फिर भी वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। रेसिपी ऑफ सक्सेस तो मैंने आपने बताया है, हार्ड वर्क और कमिटमेंट, परसिवरेंस, ये सब आपने बताया है। रेसिपी फॉर नॉट फेलिंग इन दिस एग्जामिनेशन आपके हिसाब से क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, मेरे हिसाब से एग्जाम में फेल होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइफ में फेल नहीं होना चाहिए। हर इंसान किसी ना किसी विशेष कार्य के लिए बना होता है। और अगर आप उस कार्य में पहुंचते हैं और उस कार्य से आप अपने आप को संतुष्टि प्राप्त करते हैं, तो मैं इसे फेलियर नहीं मानती। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम भी है, हुआ नहीं हुआ, हमने अपना बेस्ट दिया, लेकिन हमें दूसरों के टैलेंट पे कंट्रोल नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ लोग हमसे ज्यादा बेहतर हो। जी तो ये तो हमेशा कंपैरेटिव परफॉर्मेंस है।
और इसमें फेल होने से ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही अगर आप सिविल सर्विसेज का अध्ययन एक बार कर लेते हैं तो आपको कई फील्ड्स के बारे में जानकारी मिल जाती है, आप कई फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो थोड़े दिन बाद सिविल सर्विसेज में रहने के बाद वो फील्ड चेंज भी करते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि एवरीवन, I'll say कि in success there is a role of luck. If 99% hard work, then luck matters. Yeah, of course. You should try to explore. Everything is equally important. Every person has its role in the society. You should draw satisfaction. And I always believe कि the only barrier which we cannot cross is what we create for ourselves. So ultimately जब तक आप हारे नहीं हैं तब तक आप जब तक लड़ना बंद नहीं करते तब तक मुझे नहीं लगता कि आप फेल हुए हैं। जी। और हर इंसान हर जॉब में किसी ना किसी रूप से समाज में अपनी भूमिका निभा ही रहा है। आपको खुशी ये होनी चाहिए कि आपने क्या सीखा। आपकी सक्सेस होनी चाहिए कि एक जॉब आपको मिला ये शायद सक्सेस नहीं इंपॉर्टेंट है, बट एज अ पर्सन आप कैसे इवॉल्व हुए, आपने क्या चीजें सीखी। शायद हम उन चीजों को उतना महत्व नहीं देते लेकिन वो बहुत ज्यादा महत्व है एक पर्टिकुलर जॉब को प्राप्त करने की तुलना में। जी नहीं क्योंकि मैम, अगर वो चीज नहीं है तो हो सकता है कि शायद वो जॉब से भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिले। बिल्कुल मैम, आपने जो बात कही दैट इकोज व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड यस्टरडे। उन्होंने सिविल सर्विस के रिजल्ट आने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यू इंडिया है। जो बात आपने कही, नई अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। आप अपने उन स्किल सेट्स को यूज करके अपने लिए जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो बात इनफैक्ट मैं ये आपने कहूंगी कि यस, कि आज का जो समय है और जो हम लोगों का समय है, बहुत फर्क था। इनफैक्ट आज के बच्चे भी काफी एंटरप्राइजिंग हैं, इतना फील्ड्स हैं। इट इज वन ऑफ द थिंग, आपने एक चैलेंज लिया किया, लेकिन सितारे बहुत सारे हैं, सितारों के आगे जहां और भी है तो आप और भी बहुत अच्छा करेंगे। बहुत खूबसूरत बात कही मैम आपने। मैम कहीं ना कहीं कुछ एक वर्ग है छात्रों का जो मानता है कि 2012 में जो बदलाव आए, सी सैट जो लॉन्च हुआ, उससे किसी एक हिंदी भाषी वर्ग को, वर्ग के छात्रों को या एक सेगमेंट है उनको नुकसान पहुंचा। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ, क्योंकि एग्जाम का जो भी पैटर्न है, पैटर्न से हमारा परफॉर्मेंस नहीं, हमें अपने आप को उस एग्जाम के हिसाब से ढालना है। जी। हमें अपनी पर्सनालिटी में उन चीजों को करनी है, चीजें हमारे लिए नहीं बदलेंगी। जी। हमें अपने आप को उनके हिसाब से अडेप्ट करना है, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। तो हमारी चॉइस है। कोई सरकार हमें फोर्स थोड़ी कर रही है कि आप सिविल सर्विसेज जाएं। बिल्कुल। जी। उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस व्यक्ति को दी जाए उस व्यक्ति के अंदर उस तरीके। मेन चीज यही है कि आपके सामने एक चुनौती है और उसको आपको ओवरकम करना है। और नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बदल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं है जो 2012 में था। तो जी। हमें एक नए स्किल सेट की जरूरत है, नए एप्टीट्यूड की जरूरत है। और मुझे लगता है कि भविष्य में भी सरकार चेंज करेगी, करना चाहिए। और जो रिफॉर्म्स हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को के रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो आप अपने अंदर वो एप्टीट्यूड और वो क्षमताओं का विकास करें, बजाय कि आप इस पर ज्यादा चिंतन मनन करें कि परीक्षा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए ये तो फिर जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं या एकेडमिशियंस हैं, शायद ये उन लोगों का डोमेन होगा, जी मैम। बच्चों का डोमेन ये नहीं है। जी मैम। मैम मैं कहीं ना कहीं आपसे जो भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मैं मानता हूं कि आप एक डिसरप्टर है। डिसरप्टर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपने जो कोचिंग व्यवस्था की एक प्रणाली थी, जहां पे ये था कि बच्चे फीस जमा करते थे, पढ़ते थे और जाते थे, आपने उस प्रणाली को डिसरप्ट कर दिया। आपने स्टूडेंट्स के साथ एक रैपोर्ट क्रिएट किया। आपसे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स, 10 साल पुराने स्टूडेंट्स भी आपके साथ टच में रहते हैं। क्लासरूम के बारे में ये कहा जाता है कि आप जितनी शिद्दत से पढ़ाती हैं उतनी शिद्दत से बच्चों को जीवन के बारे में भी बताती हैं। तो ये जो प्रणाली आपने की, इसके पीछे क्या मोटिवेशन था, क्या? आप कह सकते हैं कि मेरा वैल्यू सिस्टम रहा है कि मुझे हमेशा लगता है कि मुझे संख्या नहीं, मुझे लोग इम्पोर्टेंट हैं। और
लोगों का ये जो प्यार है, आप कह सकते हैं मेरे मन का लालच भी आप कह सकते हैं, कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और शायद एक वुमेन होने के नाते मैं ये कहूंगी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहती कि मेन में ऐसा नहीं होता है, बट हो सकता है कि एक वुमेन होने के नाते कहीं ना कहीं ये जो एक एम्पैथी है, एक कनेक्टिविटी, और ये जो बच्चे हैं ये मुझे अपने ही बच्चे लगते हैं। मतलब शायद लोग विश्वास नहीं करें, लेकिन मैं उनमें बहुत डिफ्रेंशिएट, मैंने कभी भी ऐसे नहीं लगा कि ये मेरा बच्चा है और ये मेरे पास पढ़ने आने वाला बच्चा है। तो क्योंकि उसकी भी सक्सेस में मेरी ही सक्सेस मुझे नजर में आती है, तो मुझे ऐसा लगता है सब मेरे बच्चे हैं। मैं बहुत, मतलब मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, और शायद इनके साथ रह करके एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब मैं इनके साथ होती हूँ, इनकी बातें, तो एक तरीके से एक फोर्स मल्टीप्लायर है। भले मैं अब एक बायोलॉजिकली अपने बच्चों की माँ हूँ, बट उस तब मेरा जो वो जो अचीवमेंट और सुख है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जब मैं इनको भी अपना बच्चे की तरह ही देखती हूँ, तो मुझे लगता है मेरी खुशी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। एंड व्हाई शुड आई नॉट डू इट? जी मैम। और शायद ये वुमेन नेचर भी हो सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं इस बात से एकदम अग्री और कर। फिर यहाँ तक कि जो उन बच्चों के बच्चे भी मिलने आते हैं, तो इट फील सो गुड। और यस। शायद यही लगता है कि आपने यही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आपका अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, या आपने कितना प्रोफेशनली उसमें आगे गए, लेकिन कितने लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, शायद ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी मैम। मैम, आपने जो बच्चे सफल नहीं हुए उनके लिए बहुत अच्छी बातें कही। यू टॉक्ड अबाउट अपॉर्चुनिटीज दैट लाई बिफोर देम एवरीथिंग। जो लोग सफल हुए हैं और अब नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं एज अ सिविल सर्वेंट, उनके लिए आपका एक मूल संदेश क्या होगा? मूल संदेश यही होगा कि आपने जिस करियर के लिए इतना परिश्रम किया, आपके जीवन में बहुत लोगों की भूमिका रही है, आपके परिवार की भूमिका रही है, आपके समाज की भूमिका रही है, आपके राज्य की भूमिका रही है। तो जैसा कि अपनी एक इंडियन फिलॉसफी में कहा जाता है कि व्यक्ति के ऊपर जो ऋण होते हैं, तो वो ऋण उसको वापस करने चाहिए। तो मैं यही चाहूंगी कि आपके आपके ऊपर भी अब एक ऋण है, समाज का ऋण है, आपके गुरुजनों का ऋण है, आपके परिवार वालों का ऋण है। अब ये टाइम है कि अब आप उस ऋण को चुकाएं, और देश को, अभी तक जो हमारे पिछले वाले जो कह सकते हैं अधिकारी थे जिन्होंने देश को चलाया, लेकिन अब इस जो नई पीढ़ी है, इससे उम्मीदें और भी बढ़ती हैं, क्योंकि एक देश के रूप में भी हमारी स्थिति पहले से काफी बेहतर है। तो आप अपने कार्य को निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, और इसी में सच्चा सुख है। आप अपने सच्चे सुख को, और जब भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो जो भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया है उसको भूले नहीं। दैट व्हाट इज रियल हैप्पीनेस, द रियल हैप्पीनेस लाइज इन आवर सोल। एंड ऐसे नॉर्मली ये कहा जाता है कि जैसे ब्यूरोक्रेसी और इन सब चीजों में लाइक करप्शन और ये सारी चीजें होती है, तो मैं यही कहूंगी कि don't forget the lessons which we have learned during the preparation, and reality is a shadow of ideas, and this is a world of illusions, and ultimately आपके लोग आपके deeds को ही शायद रिमेम्बर करेंगे, और वही आपका सेटिस्फैक्शन है। और ये देश के प्रति भी आपके ऋण चुकाने का समय है, और अब आगे आप उसको और निष्ठा से कार्य करें। मैम, आपने बहुत सुंदर बात बोली और मैं मानता हूं कि जो भी इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू को देखेगा और आपके द्वारा दिए गए संदेश को समझ के अपने जीवन में उसका अनुमूलन करेगा, निश्चित रूप से वो एक बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा ब्यूरोक्रेट साबित होगा। हमारे मैं तो साथ कहती हूँ ब्यूरोक्रेट के साथ साथ एक अच्छा इंसान अच्छा बनने इंसान। की जो खुशी है वो आप नहीं मिस करें। जी वो, जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अच्छे ब्यूरोक्रेट या प्रोफेशनल से ऊपर वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा इन बातों को सुन के। हमारे साथ मैम इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम ये पूरी आशा करते हैं कि आने वाले सालों में भी इसी तरीके से आप बच्चों को मेंटोर करती रहें, उनकी फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बन करके। आप साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।